हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। तो पिछले वीडियो में जो है खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन का सारा थ्योरिकल पोर्शन जो है हम निपटा चुके थे। इस वीडियो में जो है खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे आशा करता हूं कि आप पिछला वीडियो देखेंगे। पहले पिछला वीडियो देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको जो है इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर आराम से बने और सिंपल लगे आपको। साथ में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, किसी छात्र ने मेरे पास एक मैसेज किया था कि सर बस इतना ही आएगा क्या, आप उसमें और डिटेल दीजिए। तो देखिए, मैं अपने तरफ से जितनी डिटेल दे पा रहा हूँ मैं उतनी डिटेल दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको यूट्यूब पर डिपेंड नहीं होना है, वीडियो पर डिपेंड नहीं होना है, खुद की तरफ से पढ़ना है। यदि आप सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड है तो आपका जो है पेपर नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो आपको ऑफलाइन भी आपकी जितनी किताबें हैं, जितनी भी आपके नोट्स हैं, सबको पढ़ना है जितना आप अपनी तरफ से पढ़ेंगे, क्योंकि टीचर के पढ़ाने से कोई नहीं पढ़ता, खुद के पढ़ने से ही हम पढ़ सकते हैं। तो आपको स्वयं भी जो है किताबों को पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं हमारे आज के जो क्वेश्चन आंसर्स में दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इस पे, जो हमारी हेडिंग है वो देख लेते हैं। भारतीय कृषि पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो हमारी खाद्य मतलब उत्पादन से मतलब है किसी उत्पादन से, फसल उत्पादन से। तो भारतीय कृषि पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दी गई है सीधी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कृषि सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करती है। तो भारत की कृषि सबसे ज्यादा जो है वर्षा पर निर्भर करती है। इसके बाद है, अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल को जो अप्रैल में काट ली जाती है उसको क्या बोलते हैं। तो मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल को बोलते हैं रबी की फसल। हमने जो ऋतु के दौरान जो वर्णन किया था या विभाजन किया था फसलों का, तो उसमें बताया था आपको रबी, खरीफ एवं जायद की फसलें। तो आपके ये तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे। रबी की जो है ठंड वाली फसलें होती हैं, खरीफ की फसल जो होती है हमारी वर्षा वाली फसल होती है, और यह जो है फसल अक्टूबर में काट ली जाती है लेकिन जुलाई के समय पर बोई जाती है। और जो हमारी जायद की फसलें होती हैं वो गर्मियों वाली फसलें होती हैं। इसमें जो है मोस्टली जो है आप कह सकते हैं सब्जियां उगाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी खरीफ की फसल के उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर कुछ। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि जो है खरीफ के होते हैं। रबी की फसल में जो है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू अभी जो बोए जाते हैं, अभी जो कट रहे होंगे आपके आसपास बोए होंगे, वह रबी के होंगे। इसका किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती। तो मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु जो ऐसा राज्य है यहाँ पर गेहूं की खेती नहीं की जाती है। आपको याद रखना, जायद की फसल है तो खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि जो है जायद की फसलें हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नकदी की फसल है। तो यहाँ पे चावल, शायद चावल नहीं होना चाहिए था फ्रेंड, तो गलत है ये। चावल जो हमारी है नकदी फसल में आएगा क्या, नहीं आना चाहिए था। ये जो है खरीफ का है, खरीफ की फसल है। यहाँ पर जो है आपके इसको मैं एक मिनट करेक्ट कर देता हूँ। चावल की जगह जो खरीफ की हमारी नकदी फसलें जो होती है, हमारी कॉफ़ी होती है, जैसे चाय होती है, गन्ना होता है, कपास होता है, यह नकदी फसलें हैं। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा आप भी अच्छे से ध्यान से, मेरे हिसाब से यह नहीं होना चाहिए था। और तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्ण और गोदावरी के जो क्षेत्र है उस जगह को क्या काय का कटोरा बोलते हैं, चावल का कटोरा। यह क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन में पूछा भी गया है कि चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी के का क्षेत्र जो है उसे चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आप हमारा, भारत का सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है तो वो है धान। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। यह भी आपका जो है पूछा गया है। सन 1966 से 1961 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन। और इसका यदि सन पूछ ले तो सन 1966 से 1961 के बीच में इनको जो है पुरस्कृत किया गया था, या इनके नाम पे जो है इनको माना गया था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में। इसके बाद है, गोल क्रांति किसे कहते हैं। तो हमने आपको क्रांति भी पढ़ाई है, बहुत सी क्रांति भी पढ़ाई है। तो इसमें आपको देखना है, इसमें आलू उत्पादन को कौन सी क्रांति बोलते हैं, गोल क्रांति। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग कम से कम क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव जरूर देखें, ताकि उससे एक ना एक जो है क्वेश्चन हमें अच्छा सा सीखने को मिलता है जो आ सकता है। तो हम उसमें जो है हमने गोल क्रांति नहीं लिखी हुई थी हमारी, जो हमने क्रांति आपको करवाई थी। तो गोल क्रांति किसको बोलते हैं, आलू उत्पादन को। इसका नेक्स्ट है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति कौन सी फसल पर सबसे ज्यादा उपयोगी रही है। हाँ,
तो इसमें रही हमारी गेहूँ और चावल पर, गेहूँ और चावल पर। इसके बाद नेक्स्ट में पिछले को जो आपको बता दूं नकदी फसल के बारे में। नकदी फसल क्या होती है? नकदी फसलें वो फसलें हैं फ्रेंड्स कि जिसको बेच करके सीधा बाजार में बेच करके किसान जो है सीधे पैसे के लिए जो है उन फसलों को बोता है। तो आज के समय पर यदि बात की जाए तो हर एक फसल जो है नकदी फसल हो गई है। हर एक फसल, गेहूँ भी बेचा जाता है, चावल भी बेचा जाता है, या धान बेची जाती है, और अन्य प्रकार की सारी प्रकार की फसलें जो है बाजार में बेची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेची जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर बेची जाते हैं इनको। तो यह जो है आप नकदी फसल के अंतर्गत भी कह सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली नकदी फसल में आते हैं वो आपको मैंने बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पर जो हम देख रहे थे हरित क्रांति कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? तो गेहूं और चावल पर। भारत का धान्य भंडार किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को। लेकिन भारत में सबसे अधिक धान्य कहाँ उगाई जाती है? तो आपकी पश्चिम बंगाल में। इसका नेक्स्ट है आपका सब्जी उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर आता है? तो द्वितीय स्थान पर आता है। नीली क्रांति किसे कहते हैं? क्रांति में मैं सारी पढ़ा चुका हूँ, अकेली गोल क्रांति जो है छूट गई थी उसमें, तो आलू को बोलते हैं। इसके नीली क्रांति किसको बोलते हैं? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, तो नीली क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित, सुनहरी क्रांति हमारी बागवानी और शहद से संबंधित है, गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारी भारत में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग किसी में लगा हुआ है? तो 64.5% भाग जो है भारत की जनसंख्या का किसी क्षेत्र में लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट नीलगिरी की पहाड़ी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कॉफी। नीलगिरी की पहाड़ियों में मोस्टली जो है कॉफी या चाय की खेती की जाती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान किस शहर में है? तो नागपुर में है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में। हमारे देश में अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर मशहूर है? तो नासिक जो है नासिक शहर जो है अंगूर की खेती के लिए मशहूर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मूंगफली उगाई जाती है? गुजरात में जो है सबसे अधिक मूंगफली उगाई जाती है। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्वेश्चन, किस फसल की कटाई और बुवाई में सबसे ज्यादा वक्त लगता है? तो गन्ने में। गन्ने की कटाई और बुवाई में सबसे अधिक वक्त लगता है, क्योंकि यह 2 वर्षीय फसल के अंतर्गत आता है। इसका नेक्स्ट है हमारा तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस साल में हुई थी? तो सन 1986 में की गई थी। इसका नेक्स्ट है आपका भारत में उर्वरक उत्पादन में विश्व कौन से स्थान पर रखता है? तो तीसरे स्थान पर। यह जो है आप यदि पढ़ लेंगे उनको, पिछले वाले जो थ्योरिकल वाला वीडियो है आप उसको अच्छे से देख लेते हैं और नोट्स के जरिए उसको पढ़ लेते हैं, तो आपके ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्टली पूरे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में किसी व संघ क्षेत्र का योगदान कितना है? या आप कह सकते हैं जीडीपी में जो है योगदान इसका जो है आप किसी का बहुत ही कम रहता है। तो वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किसी एवं संघ क्षेत्र का योगदान जो है आपका 13.67% होता है। 13.67%। इसका मूंगफली के दाने का औसत है तो 70%। मूंगफली में दाने का औसत कितना पाक होता है? 70% होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मक्का की खेती कब की जाती है? तो खरीफ की मौसम में। या आप कह सकते हैं मक्का की खेती जो है खरीफ वाला खरीफ की फसल है, मक्का जो है खरीफ की फसल है। तो मक्का की खेती कब की जाती है? खरीफ की उसमें, या आप कह सकते हैं जुलाई के आसपास में जो है बोया जाता है मक्का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति कौन लाया था? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाए थे, ठीक है ना, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाए थे। इसका नेक्स्ट है आपका दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है, तो प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो दार्जिलिंग में की जाती है। असम दार्जिलिंग में जो है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो दार्जिलिंग में। उसके बाद है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता होती है? या आप कह सकते हैं अधिकता या अधिकतम आवश्यकता होती है। तो चाय के लिए जो है अधिकतम आवश्यकता होती है। चाय की जो खेती की जाती है उसके लिए अधिकतम आवश्यकता होती है। और एक चीज और, चाय के जो वृक्ष होता है जड़ों के पास जो है पानी ठहरना नहीं चाहिए। यदि पानी ठहर गया तो वो क्या है, वो खराब हो सकती है। इसीलिए उनको पहाड़ी पे बोया जाता है। चाय की खेती जो है पहाड़ी पे की जाती है, ढलान वाले क्षेत्र पे की जाती है, ताकि वहाँ पर जो है उसके पानी रुके ना, उसकी जड़ों के पास पानी रुके ना।
तो इस फसल के लिए जो है सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो है केरल है। इसका रेशेदार फसलें हैं हमारी कपास, जूट, सन। नेक्स्ट है आपका भारत में लंबे रेशे की कपास का आयात मुख्यतः किस देश से होता है? तो वह होता है हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भारत में लंबे रेशे की कपास का आयात किया जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है आपका? तो पश्चिम बंगाल है। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कह सकते हैं आपका भारत का राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट है, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो तीसरा स्थान रखता है। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है तो पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर उगाया जाता है जूट। सर्वाधिक कहाँ उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। नारियल उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है? तो प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हरित क्रांति के, तो यहाँ पे जो के है वो गलत है। हरित क्रांति से देश में कुल उत्पादन में किस उत्पादन में कमी आई है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है वह बोल रहा है आपका कि हरित क्रांति की वजह से, हरित क्रांति की वजह से हमारे देश के कुल खाद्यान्न में किस उत्पादन में कमी आई है? तो वह आई है हमारे मोटे अनाज और दालों में, है ना। तो दलहन एवं मोटे अनाज में क्या आई है? कमी आई है। इनके उत्पादन में कमी आई है हरित क्रांति की वजह से। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? तो मूंगफली जो है सबसे अच्छी फसल होती है शुष्क भूमि के लिए। नेक्स्ट झूम क्या है? तो झूम एक प्रकार की कृषि होती है जो इसमें जो है आदिवासी या वन में जो है पहले व्यक्ति रहते थे, लोग रहते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह इसी प्रकार से खेती करते थे। यहाँ पर उन्होंने जंगल को काटा, आग लगाई और एक दो वर्ष वहाँ पर खेती की। जैसे ही वहाँ पे उपज कम होने लगती थी तो दूसरी जगह चले जाते थे वो। तो इस प्रकार की, इसको क्या बोलते हैं? एक तरीके की कृषि है यह। नेक्स्ट आपका, किसी को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य जो है आपका महाराष्ट्र है। किसी को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। इसके साथ फ्रेंड्स हमारे जो है क्वेश्चन आंसर्स की खत्म होते हैं और बहुत से क्वेश्चन आंसर जो है आपके थ्योरिकल पोर्शन से भी बनेंगे। तो थ्योरिकल पोर्शन को वीडियो भी को अच्छे से देखना, उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका इसके जो है क्वेश्चन आंसर बने होंगे। और यहाँ पर जो है मेरी आपको यहाँ पे लिंक दी गई है, मेरी फेसबुक पेज की लिंक दी गई है और यहाँ पे आपको जो है टेलीग्राम की लिंक दी गई। इन दोनों जगह पे जो है नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आप इन दोनों में जगह में से किसी एक पे जा करके जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। फिर एक वीडियो के बाद उसका जो है नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आपको नोट्स के जरिए भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। खुद जरूर पढ़ना है आपको और आप सभी को जो है अच्छे से निकालना है पेपर को। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आया है, आपने कुछ सीखा है, अच्छा लगा है आपको, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट्स में बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।